हेलो स्टूडेंट्स। मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि प्रथम विषय पर चर्चा करेंगे। पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट के अंतर्गत हमारे द्वारा सिलेबस के अकॉर्डिंग कुल 5 अधिनियमों का अध्ययन किया जाना है। पहला, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 अर्थात व्यवसाय संघ अधिनियम 1926। दूसरा, द पेमेंट्स ऑफ वेजेज एक्ट 1936 अर्थात मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। तीसरा, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 अर्थात औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। चौथा, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अर्थात कारखाना अधिनियम 1948। पांचवा, द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। हमारे द्वारा पूर्व के व्याख्यानों में द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 अर्थात औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का अध्ययन प्रारंभ किया जा चुका है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत आज के व्याख्यान में हमारे द्वारा 2 अध्यायों का अध्ययन किया जाना है। सबसे पहले अध्याय 2A, जिसके अंतर्गत कुल 2 धाराएं हैं और जिसका शीर्षक है तब्दीली की सूचना या परिवर्तन का नोटिस, नोटिस ऑफ चेंज। और इसके अंतर्गत इन 2 धाराओं में सेक्शन 9A में तब्दीली की सूचना, नोटिस ऑफ चेंज, और सेक्शन 9B में छूट देने की सरकार की शक्ति, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट से संबंधी प्रावधानों के बारे में बताया गया है। दूसरा है अध्याय 2B और जिसका शीर्षक है कतिपय व्यक्तिगत विवादों को शिकायत का निपटारा प्राधिकारी को संदर्भित किया जाना, रेफरेंस ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल डिस्प्यूट टू ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटीज। और इसके अंतर्गत हमारे द्वारा एक सेक्शन जो है सेक्शन 9C का अध्ययन किया जाना है। सेक्शन 9C में शिकायत परितोषण तंत्र की स्थापना और कतिपय व्यक्तिगत विवादों को शिकायत का निपटारा प्राधिकारी को संदर्भित किया जाना संबंधी प्रावधानों पर अध्ययन किया जाना है। सेटिंग अप ऑफ ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटीज एंड रेफरेंस ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल डिस्प्यूट टू सच अथॉरिटीज। अब सबसे पहले है अध्याय 2A, तब्दीली की सूचना या परिवर्तन का नोटिस, नोटिस ऑफ चेंज, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा सेक्शन 9A और 9B के अंतर्गत इससे संबंधित प्रावधानों का अध्ययन किया जाना है। अब है सेक्शन 9A, तब्दीली की सूचना, नोटिस ऑफ चेंज। कोई भी नियोजक जो किसी कर्मकार को लागू सेवा की शर्तों में किसी ऐसे विषय की बाबत जो चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट है कोई तब्दीली करने की प्रस्तावना करता है, वह ऐसा परिवर्तन तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसा कदम न उठा लिया जाए। क ऐसे कर्मकार को जिस पर ऐसी तब्दीली का प्रभाव पड़ना संभाव्य हो, प्रस्तावित तब्दीली की प्रकृति की विहित रीति से सूचना दिए बिना, अथवा ख
ऐसी सूचना देने के 21 दिन के भीतर ऐसी तब्दीली नहीं करेगा। परंतु ऐसी कोई तब्दीली करने के लिए उस दशा में किसी भी सूचना की अपेक्षा नहीं होगी जिसमें कि क तब्दीली किसी समझौते या अधिनिर्णय के अनुसरण में की गई है अथवा ख वे कर्मकार जिन पर उस तब्दीली का प्रभाव पड़ना संभाव्य हो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पहला फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स अर्थात मौलिक और अनुपूरक नियम, दूसरा सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स अर्थात सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम, तीसरा सिविल सर्विसेज टेम्पररी सर्विस रूल्स अर्थात सिविल सेवा अस्थायी सेवा नियम, चौथा रिवाइज लीव रूल्स अर्थात पुनरीक्षित छुट्टी नियम, पांचवा सिविल सर्विस रेगुलेशंस अर्थात सिविल सेवा विनियम, छठा सिविलियंस इन डिफेंस सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स अर्थात रक्षा सेवाओं के सिविलियन वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम, या सातवां भारतीय रेल स्थापन संहिता या कोई अन्य नियम या विनियम जो समुचित सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किया जाए लागू होते हैं। इस संबंध में आईओ कॉरपोरेशन बनाम कर्मकार 1975 के मामले में असम तेल कंपनी ने केंद्र सरकार के एक नोटिस के आधार पर ऐच्छिक रूप में यह निर्णय लिया कि कर्मचारियों को प्रतिकारात्मक भत्ता तेल कंपनी के द्वारा प्रदान किया जाएगा यद्यपि नोटिस का कार्यान्वित किया जाना आवश्यक नहीं था या भत्ता किसी स्थायी आदेश या परिपत्र द्वारा मंजूर नहीं किया गया था, परंतु कुछ ही समय पश्चात केंद्र सरकार ने नोटिस द्वारा यह ऐलान किया कि कर्मचारीगण या तो मकान किराया भत्ता या केवल प्रतिकारात्मक भत्ता पाने के हकदार होंगे। इस नोटिस के जारी किए जाने के बाद प्रबंधकों ने प्रतिकारात्मक भत्तों को वापस कर दिया। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इस विवाद में धारा 9A प्रभावी है, परंतु रियायत का वापस लेना इस धारा के अनुरूप नहीं है, अतः प्रबंधकों का कार्य अवैध है। जहाँ तक कि एक बार सेवा शर्त पंचायत द्वारा निश्चित कर दी गई है, वहाँ उन्हें संविदा समझौता या धारा 10 के अधीन किए गए निर्देश में दिए गए पंचायत के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार एक अन्य वाद में राम रत्नम के.एस. बनाम श्रम न्यायालय और अन्य 2002 के मामले में याची द्वितीय प्रत्यर्थी कंपनी के पैकेज बंदी विभाग में कार्यरत था। लंबी अवधि की सेवा के पश्चात याची जो 62 वर्ष का था की सेवा द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा बिना पैकेज विभाग बंदी सूचना दिए समाप्त कर दी गई। बाद में इसकी रिक्ति पर किसी अन्य व्यक्ति को पैकेज विभाग में नियुक्त कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने इस आधार पर सेवा समाप्ति के आदेश को अपास कर दिया कि औद्योगिक वाद अधिनियम 1947 की धारा 9A के आज्ञापक उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया है और छटनी या पुनर्गठन की सूचना याची को नहीं दी गई है। चूंकि याची की सेवा समाप्त किए जाने पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, इसलिए इससे यह साबित होता है कि कोई बंदीकरण नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त औद्योगिक वाद अधिनियम 1947 की धारा 2 ग के अधीन बंदी का
अभिप्राय कारोबार का बंद किया जाना है, न कि कारोबार के किसी विशेष स्थान या शाखा का बंद किया जाना है। अब है सेक्शन 9 बी, छूट देने की सरकार की शक्ति, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट, जहां की समुचित सरकार की यह राय हो कि औद्योगिक स्थापनों के किसी वर्ग या किसी औद्योगिक स्थापन में नियोजित कर्मकारों के किसी वर्ग को धारा 9A के उपबंधों का लागू होना उससे संबद्ध नियोजकों पर ऐसा प्रतिकूल प्रभाव डालता है कि इस प्रकार लागू किए जाने से संप्रक्त उद्योग पर गंभीर प्रतिक्रिया होगी, और यह है कि लोकहित ऐसा अपेक्षित करता है। वहाँ समुचित सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि उक्त धारा के उपबंध औद्योगिक स्थापनों के उस वर्ग को या किसी औद्योगिक स्थापन में नियोजित कर्मकारों के उस वर्ग को लागू नहीं होंगे या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जिन्हें अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए। अर्थात अधिनियम की धारा 9 बी समुचित सरकार को अधिकार देती है कि वह कतिपय श्रेणी के औद्योगिक संस्थान या किसी औद्योगिक संस्थान में नियोजित कर्मकारों के वर्ग को अधिनियम की धारा 9A के लागू होने से मुक्ति प्रदान कर सके। किस श्रेणी के औद्योगिक संस्थानों को छूट प्रदान की जा सकती है, यह विषय समुचित सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। छूट उस समय तक स्वीकृत की जा सकती है जबकि समुचित सरकार की यह सम्मति हो कि किसी श्रेणी के औद्योगिक संस्थापन पर धारा 9A के उपबंधों का लागू किया जाना उस औद्योगिक संस्थापन में इसके संबंध में नियोजकों को इतना आघातिक रूप में प्रभावी बनाता है कि ऐसे परिवर्तन का संबंधित उद्योग पर बहुत ही गंभीर परिणाम घटित होना संभव है, और दूसरा यह कि लोकहित में उसकी आवश्यकता है। स्वीकृत की गई छूट का सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाना आवश्यक माना गया है। इसके उपरांत भी अधिसूचना के द्वारा यह भी निर्देशित कर दिया जाना चाहिए कि धारा 9A के उपबंधों को ऐसी शर्तों के अधीन प्रवर्त माना जाएगा अथवा नहीं। इस प्रकार स्वीकृत की गई छूट या तो पूर्ण हो सकती है या सीमित, किंतु जैसी भी स्थिति हो उस अधिसूचना में कालावधि का निर्देश भी कर दिया जाना आवश्यक है। अब है चैप्टर 2B, जिसका शीर्षक है कतिपय व्यक्तिगत विवादों को शिकायत का निपटारा प्राधिकारी को संदर्भित किया जाना, रेफरेंस ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल डिस्प्यूट टू ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटीज, जिसके अंतर्गत धारा 9C में इससे संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। सेक्शन 9C में शिकायत परितोषण तंत्र की स्थापना और कतिपय व्यक्तिगत विवादों को शिकायत का निपटारा प्राधिकारी को संदर्भित किए जाने संबंधी प्रावधानों के बारे में बताया गया है। उपधारा 1 के अनुसार ऐसे प्रत्येक औद्योगिक स्थापन में जिसमें 50 या अधिक कर्मकार नियोजित हैं अथवा विगत 12 महीनों में किसी दिन नियोजित रहे हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों के अनुसार वैश्विक शिकायतों से उद्धत होने वाले विवादों के हल के लिए एक या अधिक शिकायत परितोषण समिति होगी। उपधारा 2 के अनुसार शिकायत परितोषण समिति नियोजक और कर्मकारों से बराबर संख्या में सदस्यों से मिलकर बनेगी। उपधारा 3 के अनुसार शिकायत परितोषण समिति के अध्यक्ष का चयन नियोजक से और कर्मकारों में से अनुकल्पित रूप में प्रत्येक वर्ष चक्रानुक्रम में किया जाएगा। उपधारा 4 के अनुसार
शिकायत परितोषण समिति के सदस्यों की कुल संख्या 6 से अधिक नहीं होगी, परंतु यदि शिकायत परितोषण समिति में 2 सदस्य हैं तो यथासाध्य एक महिला सदस्य होगी, और यदि सदस्यों की संख्या 2 से अधिक है तो महिला सदस्यों की संख्या में आनुपातिक रूप से वृद्धि की जा सकेगी। उपधारा 5 के अनुसार इस धारा में किसी बात के होते हुए भी शिकायत परितोषण समिति के गठन से उसी विषय के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन औद्योगिक विवाद उठाने के कर्मकारों के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपधारा 6 के अनुसार शिकायत परितोषण समिति व्यथित पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से लिखित आवेदन की प्राप्ति पर 30 दिन के भीतर अपनी कार्रवाइयों को पूरा कर सकेगी। उपधारा 7 के अनुसार ऐसा कर्मकार जो शिकायत परितोषण समिति के विनिश्चय से व्यथित है, शिकायत परितोषण समिति के विनिश्चय के विरुद्ध नियोजक को अपील कर सकेगा, और नियोजक ऐसी अपील की प्राप्ति की तारीख से 1 मास के भीतर उसका निपटारा करेगा और अपने विनिश्चय की एक प्रति संबंधित कर्मकार को भेजेगा। उपधारा 8 के अनुसार इस धारा की कोई बात ऐसे कर्मकार को लागू नहीं होगी जिसके लिए संबंधित स्थापन में स्थापित एक शिकायत परितोषण तंत्र है। इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमारे द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अध्याय 2A और 2B पर चर्चा की गई, और अध्याय 2A के अंतर्गत सेक्शन 9A और 9B तथा अध्याय 2B के अंतर्गत हमारे द्वारा सेक्शन 9C पर विस्तृत चर्चा की गई। धन्यवाद।